Welcome students once again in my YouTube channel केमिस्ट्री दंगल। आप लोग पीछे काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर देख चुके हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी बोर्ड्स सीबीएसई, आईएससी और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के 12th के सिलेबस में ये जो चैप्टर है वो दिया हुआ है और उसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार ही आते हैं। तो उसी चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो सब्सटेंस है या मैटर है वो जनरली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2 फॉर्म और होती हैं मैटर की। एक होती है इसमें प्लाज्मा और दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन स्टेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के स्टेट्स ऑफ मैटर को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए सॉलिड्स, लिक्विड्स और थर्ड वन गैसेस। एक्सेप्ट दीज we also know about these 2 states, Bose-Einstein state और एक और है प्लाज्मा। ठीक है, तो क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में आपके ये 3 स्टेट्स दी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब देखिए जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं इनमें से ये 2 स्टेट्स आपने क्लास 11th में प्रॉपर वे में स्टडी की थी, क्लास 11th में। अब जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें आपका दे रखा है सॉलिड्स या सॉलिड स्टेट। तो ये जो सॉलिड स्टेट है वो किस क्लास का टॉपिक है? क्लास 12th का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मैटर के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनकी स्टेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें सॉलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है सॉलिड स्टेट? देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स में सॉलिड्स का जो मास होता है वो डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ले लेते हैं डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम। यानी मास भी डेफिनेट है, शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इसके अलावा देखिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस
शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। इसके अलावा देखिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसके अलावा देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फोर्थ पॉइंट है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ constituent particles। constituent particles means atoms, molecules और ions। तो फिक्स्ड पोजीशन किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। और वहीं पर जो इनकॉम्प्रेसिबिलिटी की बात होती है तो सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर, इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स के जिनको यहाँ पर आप लोगों ने सीखा। अब देखिए जनरल वे में जो सॉलिड्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं सॉलिड्स की। तो देखिए सॉलिड्स जो हैं वो आपके डिवाइड किए जाते हैं, मेनली सॉलिड्स को हम डिवाइड करते हैं किस किस में। एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अभी देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड, इनके बारे में यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें ऐसे सॉलिड जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। वहीं पर जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो सभी अरेंज होकर के एक बिग क्रिस्टल को भी यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके बारे में, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, each of them having a definite characteristic geometrical shape and have long range order of particles। अब इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, वहीं पर सोडियम क्लोराइड के साथ में आप दे सकते हैं कॉपर क्रिस्टल, लेड सल्फाइड, सॉलिड CH4, ये सभी क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड में जो वर्ड है एमॉर्फस, उसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी ऐसे सॉलिड्स जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ऐसे सॉलिड कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए रबर है, गम है, या ग्लू कह सकते हैं हम इसको, रबर, ग्लू, प्लास्टिक, रबर है, ग्लू है, प्लास्टिक है, इसके अलावा वैक्स है, ये सभी क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इन दोनों में क्या ऐसी डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स कहे गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिफरेंस इनमें ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर और आता नहीं है, यही पॉइंट डिफरेंसेस इसमें
मिल जाते हैं। इन्हीं में से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम एक तरफ ले लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स। अभी देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिससे हम पॉइंट डिफरेंसेस को यहाँ पर देते रहें। यहाँ हम ले लेते हैं प्रॉपर्टीज़ कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बिहाफ पर हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई हमारे पास शेप। तो शेप में यहाँ पर क्या होती है, डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनिट शेप। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी होती है इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, वहीं पर देखिए सेकंड पॉइंट में हम डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑर्डर इन अरेंजमेंट, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का ऑर्डर रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये रहता है हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर रहता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होते हैं। यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात करें तो जो पार्टिकल्स का पैटर्न है, जो पार्टिकल्स का पैटर्न है वो एक ही जैसा इस तरह से आगे पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, चलता रहेगा। यहाँ पर ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, यही पैटर्न इसमें लगातार चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ जो पैटर्न है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कभी दो पार्टिकल एक जैसे आ गए, फिर एक पार्टिकल, फिर एक, फिर दो आ गए, इस तरह से यहाँ पर। तो ये जो है हमारा क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है उसमें पार्टिकल्स का पैटर्न एक जैसा ही रहेगा पूरे क्रिस्टल में, यानी एंटायर क्रिस्टल कंटेन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वहीं पर एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, पार्टिकल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका पैटर्न कुछ डिस्टेंस तक तो लगेगा कि ये रेगुलर है, लेकिन उसके बाद में वो पैटर्न क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सपोज यहाँ पर अगर जैसे किसी क्रिस्टल का सोडियम क्लोराइड का सपोज अगर मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 1100 डिग्री सेल्सियस पर शार्पली मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रबर की, तो इसमें अगर रबर को देखें तो रबर जो है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, उसने सॉफ्ट होना शुरू किया, लेकिन वो मेल्ट हो रही है कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक जा कर के। तो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पर वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको। वहीं पर इसके बाद में आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। फोर्थ है क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसमें देखिए
हम क्लीवेज की बात करते हैं तो नाइफ से कट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर शार्प एज टूल या नाइफ इससे कट करें तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो दो पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस। कट विद नाइफ और कट विद शार्प एज्ड tools divide into pieces with plain and smooth surfaces, smooth surfaces। ठीक है, वहीं पर अगर हम इनको कट करें यानी कि हम एमॉर्फस सॉलिड्स को कट करें तो यहाँ पर ये इरेगुलर सरफेसेस बनाएंगे। ऑन कटिंग विद शार्प एज टूल्स, शार्प एज्ड टूल्स दे डिवाइडेड with irregular surfaces, irregular surfaces। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी वो प्लेन नहीं होगी, वो कैसी होगी, इरेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एनआइसोट्रॉपी। तो ये फिनोमिना क्या होता है एनआइसोट्रॉपी? देखिए, अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो उस क्रिस्टल में ये यहाँ पर मैं इसका एक छोटा सा फिगर ले लेता हूँ एनआइसोट्रॉपी के लिए। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को एक डायरेक्शन में मेज़र करें तो एक जैसी, और दूसरी डायरेक्शन में मेज़र करें तो दूसरी तरीके से यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो हमें एक जैसे यहाँ पर पार्टिकल मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में अगर मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नेचर चेंज हो रहा है। ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी, और ये किस में मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। यानी कि ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, इन नेचर। वहीं पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें एनआइसोट्रॉपी हो गई, तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी यहाँ पर ये आइसोट्रॉपी मिलेगी, चाहे आप किसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को मेज़र करें, इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी वाली? जैसे एग्जांपल में बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक प्रॉपर्टी है, दोनों में अलग अलग है। ये यहाँ एनाइसोट्रॉपिक और यहाँ आइसोट्रॉपिक नेचर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका नेचर। नेचर कैसा होगा, तो 6 पॉइंट में हम आ जाते हैं नेचर पर। नेचर में ये कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। वहीं पर ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो होते हैं आपके स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स अगर हम चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में पीछे भी मैंने बताए थे, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। जैसे NaCl है, PbS है, AgI है, AgCl है, AgBr है,
या आयरन, कॉपर, सिल्वर और सीजियम क्लोराइड, ये बहुत से एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर बता दिए हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक है, अब एमॉर्फस सॉलिड्स में जैसे एग्जाम्पल में आपका ग्लास है, ग्लास, इसके अलावा रबर है, वैक्स है, प्लास्टिक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास। यहाँ देखिए क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है और यहाँ हमने लिखा है, इसमें एक एग्जांपल और बढ़ा लेते हैं, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, तो ये जो क्वार्ट्ज है वो तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, वहीं पर क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। देखिए एमॉर्फस सॉलिड में और बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, सेलोफेन है, या इसके अलावा पीवीसी, फाइबर, ये सभी हो सकते हैं। वहीं पर क्रिस्टलाइन की अगर बात करोगे तो इसमें नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, जिंक सल्फेट एट्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल हैं किसके? ये एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अब ये एक मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूरा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का एक डिटेल यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स जैसे ये आइए, यहाँ पर एक स्यूडो सॉलिड वर्ड आया है, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसको हम यहाँ पर और एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिससे ये बात भी हमारे समझ में आ जाए। यहाँ पर स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बताने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए लगातार। अगर इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अभी एक बार में, तो इसको वीडियो को आप बार बार देखिए, जिससे सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्यूडो सॉलिड्स की। स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है, या फिर एक टर्म आती है इसमें सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो ये स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू। स्यूडो मीन्स फॉल्स, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, और सॉलिड तो हैं ऐसे सॉलिड जो एक्चुअल में सॉलिड हैं नहीं, लेकिन दिखते सॉलिड की तरह से हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। वहीं पर सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि ऐसी टेंडेंसी जिसमें हम देख तो रहे हैं कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन उसके अंदर फ्लो होने की भी टेंडेंसी है, यानी कि धीरे धीरे फ्लो होने की टेंडेंसी है। तो उस टेंडेंसी की वजह से हमने इसको कहा है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं इन पॉइंट्स के बारे में? देखिए, द एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली, देयरफॉर सम ऑफ दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन देम ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द लिक्विड्स। तो इनका जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, उन ऐसे सुपर कूल्ड लिक्विड्स में या स्यूडो सॉलिड्स में, वो कैसा है? सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे। द एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी, द एमॉर्फस have a tendency to flow but very slowly, therefore they are considered as
pseudo solids or supercooled liquids, pseudo solids or supercooled liquids, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन रीजन है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट इन दीज pseudo solids, the arrangement structural units देखिए स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका स्ट्रक्चर, यूनिट्स इन देम आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ये इसका वैसे क्या है, मेन रीजन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्या कह सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स और स्यूडो सॉलिड्स। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए ग्लास है। ग्लास, तो एग्जाम्पल में आपका क्या है, ग्लास। ग्लास को हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब क्यों कहते हैं हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड, उसको भी समझ लीजिए कि देखिए अगर हम इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए एक ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी पुरानी हो, ओल्ड बिल्डिंग, जिसमें विंडो पेन्स लगे हों, यानी कि खिड़कियाँ लगी हों और उसमें ग्लास की शीट्स भी लगी हों, तो उन ग्लास शीट्स को आप वहाँ से उतार के देखिए, अगर देखने का मौका मिलता है तो उसमें जो ग्लास की शीट है उसकी थिकनेस टॉप पर और बॉटम पर, वैसे तो जो शीट लगी होगी ग्लास की वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना, सामने से देखेंगे तो हमें तो ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ये जो इस तरह से दी हुई है, इस शीट को, जैसे ये आपकी देखिए, जैसे ये ग्लास की शीट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, और इसको अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करके देखें इसको, ठीक है, इस साइड से देखें। जब इस साइड से देखेंगे तो वही सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो थिकनेस की बात आएगी तो यहाँ पर थिकनेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर कम और नीचे कैसी होगी, ज़्यादा होगी थिकनेस, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ग्लास की जो टेंडेंसी है वो फ्लो करने की है, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए तो कहते हैं एज द ग्लास हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। अब देखिए होता क्या है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस समय ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेम्परेचर चेंज की वजह से ऊपर से नीचे के लिए क्या करते हैं, फ्लो कर जाते हैं। और जब ऊपर से नीचे के लिए जब फ्लो कर जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू टॉप पार्ट, यानी कि ये थिन है और ये थोड़ा सा थिक हो गया। ये क्या है, विंडो पेन, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा था कि एग्जाम्पल, जैसे ग्लास को हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज द ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो
देयरफॉर ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसका एग्जांपल आप एक ओल्ड बिल्डिंग की विंडो पेन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं पर एक पॉइंट और देखा होगा आपने कि कुछ बिल्डिंग्स में या कहीं पर ग्लास लगा हुआ है और वो थोड़ा सा पुराना हो रहा है, तो वो ग्लास जो है वो उसमें क्या होता है, ग्लास कैसा एपियर होने लगता है, वो मिल्की एपियर होता है, मिल्की। ठीक है, ये भी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज की वजह से यहाँ पर एक फिनोमिना हो जाता है LING, एनिलिंग। ये एनिलिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पर ग्लास में एक क्रिस्टलाइन नेचर आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लास कैसा एपियर होने लगता है, मिल्की एपियर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ग्लास में एनिलिंग भी हो सकती है और वहीं पर ग्लास जो है वो टेंडेंसी टू फ्लो भी रखता है, इसलिए ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आता है यहाँ पर क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में। एक होता है आपका क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, अभी मैंने पीछे डिफरेंस में बताया था कि क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और ये कैसा है, एमॉर्फस है, एमॉर्फस। ठीक है, तो यहाँ जो क्वार्ट्ज है उसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास एक्चुअल में हैं क्या। देखिए, क्वार्ट्ज एक अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, वो होता है। ये आपके जो बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉचेस होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि टाइम जो है वो गड़बड़ नहीं रहे, सही टाइम दें घड़ियाँ, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्वार्ट्ज क्या है एक्चुअल में, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका यानी कि SiO2, ये है क्वार्ट्ज। ठीक है, इट हैज़ टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स। देखिए, मैंने लिखा सिलिका, लेकिन इसमें जो एक्चुअल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ऑर्डरली अरेंज्ड। ठीक है, तो ये कैसी हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड हैं SiO4 यूनिट्स। अब देखिए, जो अरेंजमेंट है उसमें जो टेट्राहेड्रन है, यानी कि बहुत से टेट्राहेड्रन यूनिट्स बनेंगी SiO4 की, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू। अगर क्लास 11th में आपने SiO4 का स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा। ठीक है, तो इन दिस अरेंजमेंट SiO4 tetrahedron are connected to one another such that oxygen atoms of SiO4 tetrahedra is shared in SiO4. The oxygen atoms of tetrahedron shared with one another. SiO4 यूनिट्स, यानी कि जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रन के, वो क्या करते हैं, वो शेयर हो जाते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ में SiO4 यूनिट्स में। यानी एक SiO4 यूनिट के ऑक्सीजन एटम्स दूसरे SiO4 यूनिट के साथ भी शेयर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल SiO4 में जो 4 हैं वो केवल एक ही के लिए हैं, वो दूसरे SiO4 टेट्राहेड्रन में भी क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे, यानी शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से अब क्या होता है, SiO2 है यानी कि सिलिका है, जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये व्हेन क्वार्ट्ज इज मेल्टेड when quartz is melted and cooled, it is converted into quartz glass.
ग्लास। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्वार्ट्ज ग्लास में। और जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि क्वार्ट्ज ग्लास कैसा होता है, जो कि कैसा है, एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज में SiO4 यूनिट्स होती हैं जो ऑर्डरली अरेंज रहती हैं, और जब क्वार्ट्ज ग्लास बनता है तो जो SiO4 यूनिट्स हैं वो रैंडमली अरेंज हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखने में तो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, लेकिन सिंपल वे में कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज में जो SiO4 यूनिट्स हैं, SiO4, दे आर रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंज, while in quartz the SiO4 units are randomly arranged and the two structures are almost identical, but in case of amorphous quartz glass there is no long range order, no long range order। तो यहाँ पर ये हो गया आपका किसके बारे में, ये हो गया आपका क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में। ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही हमें यहाँ पर स्टडी करना है, अब मेनली किसके बारे में स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक फर्स्ट लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सेकंड आपके यहाँ पर आते हैं मॉलिक्यूल्स के बाद में आते हैं आपके आयनिक सॉलिड्स। थर्ड होते हैं आपके देखिए मेटेलिक सॉलिड्स, और फोर्थ होते हैं आपके कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। देखिए भाई, इसमें आगे हम यहाँ पर बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, एक होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरे होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरे होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए, जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस। कैसे आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं इसमें। मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं आपके कर्नल एंड सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उनमें होते हैं ये आपके एटम्स बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड and form giant network। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। अगली क्लास में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिटेल, और इसके साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।